लगता है कि जो बात गृह मंत्री ने अपने जवाब में कही कि दंड देना ही मकसद नहीं बल्कि न्याय हो, इस सोच के साथ, इस व्यवहार के साथ आगे बढ़ने की, इस कानूनी जमीनी जरूरत को पूरा करने के लिहाज से आगे बढ़ रहा है। आपको लगता है ये वक्त की जरूरत था, इसको किया जाना अति आवश्यक है? देखिए, जहां तक पिछला जो कानून जो अभी भी चल रहे हैं, आज भी जो है विद्यमान हम लोगों के समक्ष, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, उन तीनों में बार बार ये बात उठती है और कई जगह पे हम सुनते हैं लोगों से कि ये कानून जो है, इनका उद्देश्य जो है वो पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, पुलिस राज की बात करते हैं। और जैसा कि आपने भी कहा कि न्याय मिलना होना चाहिए उद्देश्य, बल्कि ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति को हमको दंडित करना है। जी, अब इन्हीं चीजों को देखते हुए एक बहुत सघन काम किया गया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में उठा के इन कानूनों को बना दिया गया। मुझे याद पड़ता है, इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजेस की मदद ली। हमने इसमें तकरीबन 25 राज्यों में यूटी और राज्य संभवतः दोनों शामिल हैं, 25 राज्यों से उनकी ओपिनियन ली। इसके अलावा हमने जो यूनिवर्सिटीज में एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स हैं, जिन्होंने जो लॉ पे काम कर रहे हैं, उनकी ओपिनियन ली। मोर देन 158 मीटिंग्स हुई हैं, 158 मीटिंग्स हुई, और उसके बाद ही इसको अमली जामा पहनाया गया। आपको याद होगा, सितंबर में पहली बार लोकसभा में यही तीनों बिलों को पेश किया गया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ सजेशन आए, उनको एडॉप्ट करते हुए पुनः इसको दोबारा से रखा गया। और मुझे लगता है कि ये एक, जिसे कहते हैं ना, गुलामी की जो मानसिकता है, उससे हमें बचा रही है, जैसे आपने कार्यक्रम में टाइटल में भी कहा, और उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है। जी बिल्कुल। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। हम एक रिपोर्ट भी देखते हैं कि जो इस बात को बताती है कि इन नए तीनों कानूनों, विधेयकों में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं जो आज के समय के मुताबिक बदलाव लाए गए। क्या कुछ प्रमुख प्रावधान है इस पूरे 3 कानूनों में? आइए उस पर नजर डालते हैं और देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। सरकार आपराधिक कानूनों और इन्हें लागू करने की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव कर रही है। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लाया गया है। अगर बात करें इन 3 विधेयकों की मुख्य विशेषताओं की, तो 1860 के भारतीय दंड संहिता की जगह लाए गए भारतीय न्याय संहिता में धाराओं की संख्या कम हुई है। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, जबकि न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। 175 धाराएं बदलेंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म होंगी। भारतीय न्याय संहिता से लाए जा रहे बड़े बदलावों की बात करें तो इसमें आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग से जुड़े अपराधों को जोड़ा गया है और इनमें मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। इससे पहले आतंकवाद को यूएपीए और संगठित अपराधों को मकोका जैसे विशेष कानूनों के जरिए दंडित किया जाता था। आतंकवाद को परिभाषित करते हुए देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालना, आम जनता को डराना या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आतंकवाद माना गया है। इसके लिए मौत या उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या, जमीन पर कब्जा, वित्तीय घोटाले और अपराध सिंडिकेट की ओर से किए गए साइबर अपराध जैसे अपराधों को संगठित अपराध के दायरे में शामिल किया गया है। संगठित अपराध के मामलों में अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। गैंगरेप के मामले में पीड़ित को बालिग बनने के लिए उम्र को 16 से बढ़ाकर 18 साल किया गया है। व्यभिचार को अपराध घोषित करने वाली आईपीसी की धारा 497 को भारतीय संहिता में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि आईपीसी की धारा 498 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 में बरकरार रखा गया है, जो एक पुरुष को दूसरे पुरुष की पत्नी को लुभाने के लिए दंडित करता है। बीएनएस में राजद्रोह कानून को हटाया गया है। इसकी जगह फूट, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने या इसकी कोशिश करने, भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना अपराध घोषित किया गया है। इसके अलावा बिक्री के लिए खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट, मिलावटी दवाइयों और लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसे अपराधों को भी भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है।
छोटे अपराधों जैसे नशे में हंगामा, 5,000 से कम की चोरी के लिए 24 घंटे की सजा या 1,000 रुपए जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। इस तरह सीआरपीसी में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं और नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी और 9 खत्म होंगी। अगर बात करें बिल की मुख्य बातों की, तो अब नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। एफआईआर दर्ज करने से लेकर केस जारी के रखरखाव से लेकर आरोप पत्र दाखिल करने और फैसला सुनाने तक की पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण होगा। एफआईआर के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। बलात्कार पीड़ितों की जांच करने वाले चिकित्सकों को 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला देना। फैसला सुनाए जाने के 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। मृत्युदंड की सजा को अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा को अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सजा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी, जिसके बाद मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान जब्त किए गए वाहन के निपटान को सक्षम करने के लिए अदालत में एक प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाएगी। ये तीनों बिल 11 अगस्त को मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए गए थे, जिसके बाद तीनों विधेयकों को विस्तृत मूल्यांकन के लिए संसद की गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया और समिति को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। जानकारों के मुताबिक इस नए संशोधन से न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा कि किस प्रकार के प्रमुख प्रावधानों को इन नए कानूनों में शामिल किया गया है, जो कि संसद की मंजूरी के बाद में ज़मीन पे भी उतरेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ लोकसभा से इसको अनुमति मिली है। राज्यसभा से उसके बाद में राष्ट्रपति की अनुमति मिलना अभी बाकी है। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए, डीके दुबे जी, संजय चड्ढा। इन्हीं बदलाव भी दिखाई पड़ रहा है। संजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इस प्रकार के बदलाव में महिलाओं और बच्चियों के प्रति होने वाले अपराध को लेकर भी बेहद संवेदनशीलता दिखाई पड़ रही है। गृह मंत्री अपनी जवाब में इस बात का जिक्र करते हैं कि जब अंग्रेजों के समय ये कानून बने थे तो सरकार या के प्रति होने वाले अपराध को शुरुआती समय में रखा गया, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को बाद में ले जाया गया, लेकिन मौजूदा समय में व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया। ये दिखाता है कि प्राथमिकताएं क्या हैं। महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति हो रहे अपराधों को शुरुआत में रखा गया है। तो आपको लगता है कि इस प्रकार के बदलाव, संवेदनशीलता की भी जरूरत थी, जो कि इसमें समाहित किया गया है? बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो जग निहित है कि इन चीजों पे पिछले कई वर्षों से सरकारें काम कर रही हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से, जैसा कि अभी इस लॉ में और कई अन्य लॉ का, देखिए मैं एक बात और आनंद जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। लॉ कोई स्टैटिक चीज नहीं होती है कि स्थिर रहे। लॉ डायनामिक होता है। लॉ में बदलाव आना बहुत आवश्यक है। अब देख लीजिए, आज से कोई 30 साल पहले अगर हम कहें साइबर लॉस की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अब क्योंकि साइबर लॉ एक अहम पहलू है जीवन का, इसलिए साइबर लॉ की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए ये तमाम जो तथ्य हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए, जैसा कि गृह मंत्री भी कह रहे थे कि डिजिटलाइजेशन हो, अब इतना अहम चीज है। आपको एक केस में कोई गवाही देने के लिए कोर्ट जाना है, मैं उठ के आप जाएं और वहां पे पहुंचे, उसके बाद आप वेट कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन से आप अपने घर से, आप कहीं बाहर गए हुए तो बाहर से, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप अमेरिका में बैठे हुए अपने केस में गवाही दे सकते हैं। तो ये इन तमाम चीजों से क्विकन भी होगा। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, आज अगर हम एक केस करते हैं, उसका निर्णय आने में अगर सालों साल लग जाते हैं, तो वो सब चीजों को भी संज्ञान में लिया गया। एक बहुत अहम पहलू इसी समय के, जहां तक बात मैंने कही, इस नए एक्ट में टाइम लाइंस को मेंशन किया गया है कि अगर चार्जशीट है तो 90 दिन के बाद एक और एक्सटेंशन 90 दिन का हो सकता है। अगर, अच्छा मैं आपको बताऊं आर्यन जी, क्योंकि हम तो रोज देखते हैं पुराने
कानून की जो खामियां जिसे मैं कहूं, जैसे कि अब एक निर्णय को रिजर्व कर दिया गया। आज ये मैं अपना स्वयं का अनुभव दे रहा हूं, एक एक साल से निर्णय नहीं हुए। उसके कई कारण हैं, उस पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब नए कानून में अगर आपका निर्णय रिजर्व कर लिया गया है कि आपका आर्गुमेंट हमने सुन लिया, अब निर्णय आएगा, तो 30 दिन के भीतर जज बाध्य हैं। बिल्कुल, वो एक टाइमलाइन भी कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों को न्याय जल्दी मिल सके उस दिशा में, क्योंकि आर्थिक अपराधों का दायरा भी लगातार हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। आपने डिजिटाइजेशन के लिहाज से बात की, तो बदलती तकनीक को भी ध्यान रखते हुए गृह मंत्री के शब्दों में कहें तो संभावित 100 साल की तकनीकी चुनौतियों से निपटने के प्रावधान भी इसमें लेकर आए गए। आर्थिक अपराधों के लिहाज से भी तमाम व्यवस्थाएं की गई। आपको लगता है कि उस लिहाज से भी बहुत कुछ इसमें समाहित है, संभव दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इशू है और बहुत बड़ा आयाम था। हम आए दिन ये चर्चा होती थी कि भाई ये पैसे लेके भाग गए और ला नहीं सकते, और उसमें देखिए क्या हुआ, एक 2000 मेरे ख्याल 18 में अलग से एक लॉ पास करना पड़ा, जिसमें कि जो ऐसे जो आर्थिक अपराधी हैं जो बाहर भाग जाते हैं, उनको कैसे बुलाया जाए, उनको सम्मान कैसे किया जाए, ईमेल का कॉर्पोरेशन। भाई जैसा दुबे जी अभी बिल्कुल राइटली कह रहे थे, कितना पुराने लॉज हैं, उन लॉज को अब उसमें ईमेल तब थी ही नहीं, ईमेल से सर्विस होगी। और अगर वो व्यक्ति नहीं आता है तो क्या होता था, उसका वेट हो रहा है साहब, उसको पहले समाप्त करेंगे, एग्जॉस्ट करेंगे, उसको एक भगोड़ा घोषित करेंगे और उसके बाद उस पर ट्रायल होगा। तो ये तमाम चीजें जो थी सालों साल लग जाते थे, और वो आगे केस ही नहीं बढ़ रहा। तो वो तमाम चीजों भी अब इस प्रकार के नए कानून में उन चीजों पर भी विराम लगेगा, और स्पष्टता के साथ अगर वो व्यक्ति बाहर भी भागा हुआ है तो उस पर यहां पे मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलने से जो उसको सजा होनी वो सजा होगी जी, और उस सजा, और ये बहुत ही एक अच्छी चीज मेरे ख्याल है ऐड हुई है। और जहां तक इस पे एक लॉ भी अभी मेरे ख्याल है 2-3 साल पहले पास हुआ था जी, और वो मैं नाम याद नहीं आ पा रहा है मुझे, उस लॉ में ये तमाम चीजें समावेशित की गई थी। लेकिन बहुत अच्छा है कि अब आईपीसी में ही हमारे ये जो भारतीय न्याय संहिता है उसी में ही इसका प्रोविजन कर दिया जाएगा। तो वृहत रूप से हमको एक ही लॉ से सारी चीजें लेनी होंगी। जैसा दुबे जी बता रहे थे कि तरह तरह के लॉ है, टाडा जी, और टेररिस्ट से डील करने के लिए टाडा बना दिया, ये बना दिया वो। तो अब एक ही जगह पे सारे चीजों को समाहित करने का, चाहे भारतीय न्याय संहिता हो, फिर नागरिक सुरक्षा संहिता हो, या फिर भारतीय साक्ष्य संहिता, इनके माध्यम से देश के आपराधिक व्यवस्थाओं को कैसे निपटा जाए उसकी दिशा में एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीके दुबे जी आपका भी, संजय चड्ढा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल आज बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।